अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, हमारा आज का टॉपिक जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च बाय मेथड है। हम रिसर्च को कई तरह से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें हमने बाय पर्पस की बात की और आज हम बाय मेथड की बात करते हैं। इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप एजुकेशन रिसर्च को डिफाइन करने के काबिल हो जाओगे। इसी तरह से रिसर्च डिज़ाइन को क्लासिफाई कर सकोगे, फिर डिफरेंट टाइप्स जो है रिसर्च मेथड के हवाले से उनको बयान कर सकोगे और उन डिफरेंट टाइप्स में आप हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसके ऊपर शेर हासिल बयान कर सकोगे। एजुकेशनल रिसर्च क्या है? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी एजुकेशनल प्रॉब्लम, इसका तल्लुक एजुकेशनल रिसर्च के साथ है। जब हम तालीमी मसाइल के अंदर साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हैं तो उस इस्तेमाल के ज़रिए से जब हम तालीमी मसाइल को हल करते हैं या तालीमी मसाइल का मुतालिया करते हैं तो उसको हम तालीमी रिसर्च कहते हैं, तालीमी तहकीक कहते हैं। इसका मकसद है वो किसी भी तालीमी फिनोमेना उसको एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में कोई पेश गोई करना है या उस फिनोमेना के अंदर को वेरिएबल जो है उनको कंट्रोल करना है। रिसर्च की कौन सी टाइप्स हैं? डिज़ाइन के हिसाब से जब हम देखते हैं तो एक रिसर्च बाय पर्पस है और एक रिसर्च बाय मेथड है। रिसर्च बाय पर्पस में हम तालीमी प्रैक्टिसेस के अंदर या तालीमी सेटिंग्स के अंदर जब हम तहकीक को डायरेक्टली अप्लाई करके देखते हैं तो उस रिसर्च को हम रिसर्च बाय पर्पस के डिज़ाइन के अंदर लेकर आते हैं, जिसके अंदर बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है और एक्शन रिसर्च है। वहीं पर जब हम कोई ओवरऑल स्ट्रेटजी देखते हैं और उस ओवरऑल स्ट्रेटजी को देखते हुए कि किस ओवरऑल स्ट्रेटजी के तहत हम कोई भी डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं, ऐसी ओवरऑल स्ट्रेटजी के जो हमें कलेक्शन और डाटा एनालिसिस की तरफ लेकर जा रही हो, इसको हम बाय मेथड कहते हैं और इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। आज हम इन तीन रिसर्च डिज़ाइंस के ऊपर बात करेंगे और फिर इनकी फर्दर आगे कौन कौन से डिज़ाइन हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय डिज़ाइन जब हम देखते हैं तो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, एनालिटिकल है, मिक्स मेथड है। क्वांटिटेटिव के अंदर देखते हैं तो वहाँ नॉन एक्सपेरिमेंटल है और एक्सपेरिमेंटल है। क्वालिटेटिव के अंदर देखते हैं तो वहाँ केस स्टडी, फिनोमेनोलॉजी, एथनोग्राफी, ग्राउंड स्टडी है। एनालिटिकल में देखते हैं तो कॉन्सेप्ट एनालिसिस है, हिस्टोरिकल एनालिसिस है और फिर मिक्स्ड रिसर्च है, ये मिक्स मेथड है कि जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों साइमल्टेनियसली यूज हो रही होती हैं। ये तो मैंने आपके सामने रिसर्च डिज़ाइन जो है उनकी टाइप्स को बयान किया, जो यहाँ चार तरह से बयान किए हुए। जब हम रिसर्च बाय मेथड की बात करते हैं तो पहली रिसर्च जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो हिस्टोरिकल रिसर्च है। हिस्टोरिकल जैसे नाम से जाहिर है कि इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं हिस्ट्री के साथ है, कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात के साथ है, ऐसे इवेंट्स के साथ है जो कि पास्ट में गुजर चुके हों। कोई भी माजी में वकूअ पज़ीर होने वाला वाक़या या कोई भी अमल, उसके बारे में जब हम बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से कोई डाटा कलेक्ट करते हैं या उस डाटा को वैल्यूएट करते हैं ताकि हम उसको बेहतर तौर पर डिस्क्राइब कर सकें या एक्सप्लेन कर सकें या उसके बारे में फ़हम हासिल कर सकें, ऐसी रिसर्च को हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल की मैनिपुलेशन नहीं होती। इस रिसर्च के अंदर किसी भी तरह के किसी वेरिएबल को कंट्रोल करने की बात नहीं होती, जिस तरह के हम अक्सर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर करते हैं। इसके ज़रिए से कोशिश की जाती है कि जो कुछ भी किसी ख़ास पीरियड के दौरान कहीं कोई वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ है तो उसको जितने से जितना मुमकिन हो सके सही अंदाज में, मुकम्मल अंदाज में पेश किया जा सके। ये हिस्टोरिकल रिसर्च की बुनियादी जो इसके पीछे फ़लसफ़ा है। इसका जो पर्पज़ है बुनियादी तौर पर हिस्टोरिकल रिसर्च का, कि हम दूसरे लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि माजी में क्या वक़ूअ पज़ीर हुआ, कौन सी ऐसी बात हुई कि जिसकी वजह से ये इवेंट पेश आया। हिस्टोरिकल रिसर्च के ज़रिए से हम माजी की कामयाबियों और नाकामियों के बारे में जान पाते हैं। फिर जब माजी की कामयाबियों और नाकामियों के बारे में जान पाते हैं तो उन्हीं कामयाबियों को हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं और नाकामियों से कोशिश की जाती है कि जितना भी बचा जा सके हम बच सकें। इसी तरह से वो माजी में जो कामयाबियों और नाकामियों के जो वजूहात सामने आई, उन वजूहात को हम प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स के अंदर अप्लाई करके फिर उनसे कहीं ना कहीं बच सकते हैं।
मुगलों के ज़वाल के असबाब। मुगलों के ज़वाल के असबाब, कुछ हमारे पास वो ऐसे असबाब आए कि जिनकी वजह से उनकी जो सल्तनत थी वो ख़त्म हुई। तो क्या अब हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं? क्या जिस तरह से मुगलों के वो तौर अतवार आखिरी अदवार में थे, क्या अब हमारे अंदर भी वही आते जा रहे हैं? और अगर हमने अपनी रवश न बदली तो क्या हम भी उनकी तरह ख़त्म हो जाएंगे? सकूते डाका हुआ, तो क्या जिस तरह की हमारे पॉलिटिकल जो लोग थे उन्होंने जिस तरह के डिसीजन लिए, क्या उसी तरह के फिर से डिसीजन लेने से इस मुल्क की सालमियत को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा तो फिर इनका क्या इलाज करना है? नहीं पहुंचेगा तो फिर किस तरह से चलना है? ये तमाम जो माजी के तलख तजर्बात हैं, माजी के जो नाकामियां हैं, माजी की जो कामयाबियां हैं, उनको जानते हैं और फिर उनको मौजूदा हालात के अंदर अप्लाई करते हैं, मौजूदा हालात के मुताबिक उनको फिर देखते हैं। और इसी तरह से जब आपके पास माजी में कुछ हालात वाक़यात के बारे में आपके पास कुछ डेटा आ जाता है, तो उसको सामने रखते हुए हम मुस्तकबिल के लिए पेश गोई भी कर सकते हैं। तो इसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। कैसे हाइपोथेसिस को? कि जिनका तल्लक जो है वो किसी रिलेशनशिप के साथ होता है या किसी ट्रेंड्स के साथ है। ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा। ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है और उसकी वजह से क्या होने जा रहा है, हम इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप को देखते हैं और ऐसे हाइपोथेसिस को फिर टेस्ट भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो प्रेजेंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं और पॉलिसीज़ हैं उनको ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो समझा जा सके, उनके बारे में फ़हम हासिल की जा सके, क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट और वी प्लान अबाउट द फ्यूचर। हिस्टोरिकल रिसर्च आपको माजी के हालातों वाक़यात को सामने रखते हुए फ्यूचर के बारे में पेशगोई करने में मदद देती है। और फिर माजी में जो कुछ हो गुजरा, 1947 की पॉलिसी आई, 1959 का कमीशन बना, 1970 की एजुकेशनल पॉलिसी बनी, 1972 की एजुकेशनल पॉलिसी बनी, 1979 की एजुकेशन पॉलिसी बनी, 1992 की पॉलिसी बनी, 1998 की पॉलिसी बनी, 2001-2 में एजुकेशनल सेक्टर रिफॉर्म्स आए, 2009 में फिर से एजुकेशन पॉलिसी बनी। ये इतनी पॉलिसीज बनी, इतनी पॉलिसीज के बनने की वजह से क्या हमारी एजुकेशनल प्रैक्टिस में चेंजेस आई, इन पॉलिसीज ने हमें किस तरह से बेहतरी की तरफ गामजन किया, इनके बारे में हम फहम जब हासिल करते हैं तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च के जरिए से करते हैं। अब इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? रिसर्च में ऑलमोस्ट तमाम रिसर्चेज में एक ही तरह के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। सबसे पहला स्टेप तो डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम ही होगा। जब भी हम रिसर्च का आगाज करते हैं तो रिसर्च का आगाज प्रॉब्लम से ही है। हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। उसके बाद जब कलेक्शन ऑफ डेटा आ जाता है तो यहाँ पर उसके लिए हम रेलेवेंट सोर्सेज लोकेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट करना है उसका मेथड डिफरेंट है। उसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस है। हम मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखते हैं, न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स हैं, ओरल स्टेटमेंट्स हैं, रेलेक्स एंड रिमेन्स हैं, जो बाकियात हैं, बाद चीज़ें हम उनको स्टडी करते हैं। ये मेजर सोर्सेज हैं कि जिनके ज़रिए से हम रेलिवेंट डाटा जो है उसको लोकेट करते हैं। इन मुख्तलिफ हिस्टोरिकल सोर्सेज से हासिल किए हुए डाटा को फिर हम समराइज़ करते हैं और समराइज़ करने के बाद फिर उन हिस्टोरिकल सोर्सेज को एवेल्युएट भी किया जाता है। और एवेल्युएट जब हम हिस्टोरिकल सर्च की सूरत में करते हैं, दो तरह से करते हैं। एक उसके ऊपर इंटरनल क्रिटिसिज्म होती है और एक एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होती है। जब तक आप हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर जो सोर्सेज हैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर पाते या सही तरह से क्रिटिसाइज नहीं करते, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते, आपके रिसर्च जो है वो जर्नलाइजेबल नहीं होते। वैल्यूएशन ऑफ रिसर्च सोर्सेज होता है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करते हैं। सोर्सेज हम किस तरह से हासिल करते हैं? जो डेटा सोर्स है, डेटा सोर्स में हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ तरह से डेटा सोर्स हैं। लाइक एक तो प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स कौन सा होता है? जो फर्स्ट हैंड आई विटनेस ऑब्जर्वेशन होती है, जो बंदा खुद से मौजूद है उस फिनोमेना के अंदर, उस इवेंट के अंदर, जो बंदा खुद से इन्वॉल्व है, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो फर्स्ट हैंड और आई विटनेस के तौर पर होगी। दूसरा जो है वो सेकेंडरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्सेज जो होता है वो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है।
کہ جو آتھر ہے وہ کسی آئی وٹنس سے وہ بات پوچھ کے بیان کر رہا ہوتا ہے. ایسا ڈیٹا کہ جو کسی آئی وٹنس سے کلیکٹ کر کے کوئی آتھر بیان کرتا ہے اس کو سیکنڈری سورس کہتے ہیں. پرائمری سورس میں اگر میں کہوں تو جو ڈھاکا فال کے اندر بنگلہ دیش کے اندر جو آرمی کے پرسنل موجود تھے, جو وہاں لوگ موجود تھے, جو جنہوں نے وہ سارے حالات و واقعات دیکھے, ان کی بتائی ہوئی چیز پرائمری سورس ہے. لیکن اگر یہاں کے کسی بندے نے جو کبھی بنگلہ دیش گیا ہی نہیں, یہاں بیٹھ کے اگر ان کے حالات و واقعات کے اوپر کچھ لکھ رہا ہے تو اس کا جو لکھا ہوا ہے وہ پرائمری سورس نہیں ہوگا, اس کا لکھا ہوا سیکنڈری سورس ہوگا کہ کسی آئی وٹنس سے پوچھ کے وہ آگے بیان کر رہا ہے. ایسی صورت میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن ہو جاتی ہے. پھر کچھ ڈیٹا جو ہے رننگ ریکارڈز کی صورت میں ہے, جیسے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے, گورنمنٹ ڈیٹا ہے, ایجوکیشنل ڈیٹا جو ہے جو ہر سال میں کنٹینیوسلی وہ رننگ ریکارڈز کی صورت میں ہوتا ہے, ریکلیکشنز ہیں. پھر جب ہم پرائمری سورس کی بات کرتے ہیں, یہ پرائمری سورسز میں اورل سٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں. اورل سٹیٹمنٹ سٹوریز ہیں یا کسی بھی فارم کے اندر اورل ایکسپریشن کی صورت میں زبانی طور پر کوئی چیز بتائی ہوئی ہے. تو یہ جو زبانی طور پر کوئی بھی بندہ جو ہے, کوئی بھی فرد جو ہے, وہ کسی بھی کہانی کو, کسی بھی واقعہ کو, کسی بھی ایونٹ کو جو آپ کی مستقبل میں آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کے لیے ایز اے ریکارڈ کے طور پر جو چھوڑ کے جاتا ہے, اس کو ہم اورل سٹیٹمنٹس کہتے ہیں. جو بزرگ ہیں جنہوں نے وہ حالات و واقعات دیکھے 1947 میں پاکستان بنتے وقت, ان حالات و واقعات کے بارے میں جو ان کی سٹوریز ہیں اورل ایکسپریشنز کی صورت میں, جو کہ ایک ریکارڈ کی صورت میں اپنی فیوچر جنریشن کے لیے ہیں, ان کو ہم اورل سٹیٹمنٹس کہتے ہیں. اسی طرح سے ڈاکومنٹس ہیں. ڈاکومنٹس یا ریٹرن ہوتے ہیں یا پرنٹڈ مٹیریل ہوتا ہے جو کہ کسی بھی ادارے کی طرف سے پروڈیوس کیا جاتا ہے, پرنٹ کیا جاتا ہے. اگر ہم اسکول کے اندر بات کریں اور کلاس روم کے حوالے سے بات کریں تو وہاں جو ٹیچرز کے نوٹس ہیں یا ٹیسٹ جو ہیں یہ ڈاکومنٹس کی صورت میں ہیں. اورل سٹیٹمنٹس میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں سٹوریز ہیں, بیلڈز ہیں, سانگز ہیں, انٹرویوز ہیں, یہ اورل سٹیٹمنٹس کی صورت میں ہیں. جبکہ ڈاکومنٹس میں وہ ریٹن اور پرنٹڈ مٹیریل ہے جو کہ کسی بھی فارم کے اندر یا کسی بھی طرح سے کسی بھی وقت جو ہے وہ پروڈیوس کیا گیا ہوا ہے. اس میں کلاس روم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں ٹیچر کے نوٹس ہیں یا ٹیسٹ ہیں, یہ ڈاکومنٹس کی صورت میں ہیں. پھر کوانٹیٹیو ریکارڈز ہیں, ایسے ریکارڈ جو کہ کہیں نہ کہیں نومیرک فارمز کے اندر موجود ہیں. ماضی کے کوئی ایسے ریکارڈز کہ جو نومیریکل فارم کے اندر موجود ہیں, جیسے بجٹ ہے, اٹینڈنس رولز ہیں, ٹیسٹ سکورز ہیں, یہ سارا کوانٹیٹیو ریکارڈز ہیں. یہ ایسے ریکارڈز ہیں جو کوانٹیٹیو انداز میں یا نومیریکل فارم کے اندر ہمیں موجود ہیں. جب ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر کوئی سرچ کرتے ہیں تو وہاں پر اسی ٹیسٹ سکور کو, اسی اٹینڈنس رول کو, اسی ڈیٹا کو جو ٹیچرز کے نوٹس کے اوپر اور ٹیچرز کی طرف سے دیے گئے ٹیسٹ کے اوپر مشتمل ہے اس کو یوز کرتے ہیں. گورنمنٹ کی سطح پر ہوتے ہیں تو وہاں بجٹ کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے اور ایک سال کے بجٹ کو دوسرے سال کے بجٹ کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھا جاتا ہے. پھر ریلکس ہیں. ریلکس ایسی سبجیکٹس ہوتی ہیں کہ جو فزیکل اور ویژول خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں اور کسی بھی پاسٹ ایونٹس یا پاسٹ سویلائزیشن یا پاسٹ کلچر کے بارے میں کچھ انفارمیشن دے رہی ہوتی ہیں, کچھ معلومات آپ کو پہنچا رہی ہوتی ہیں. ان کو ہم باقیات کہتے ہیں. ریلکس اینڈ ریمینز باقیات جو ہیں. اسکول بلڈنگ ہے, فرنیچر ہے, گورنمنٹ گارڈن کالج دیٹ واز بلڈ ان 1893, یہ تقریباً 130 سال ہو گئے. 130 سال کے بعد بھی اگر وہ بلڈنگ اسی طرح سے اسی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہے تو ہمیں پھر پتہ چل جائے گا کہ اس وقت کے لوگ جو ہیں, اس وقت کے جو بلڈنگ کو بنانے والے لوگ تھے وہ کتنے قابل تھے اور کتنی ایمانداری کے ساتھ کام کرنے والے تھے. یہ ریلکس ہیں کہ جس کے اندر کوئی بھی آبجیکٹ جو ہے کہ جس کی ہم فزیکل اور ویژول خصوصیت کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ ماضی کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. اسی طرح سے آرکائیوز ہوتے ہیں. آرکائیوز کے جس میں ہم ماضی کے کچھ ڈاکیومنٹس ہیں ان کو سیو کیا ہوا ہے, ان کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے اور جس وقت ہمیں چاہیے ہم ان کو وہاں سے ایکسیس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ پرائمری سورس کی بات کی. سیکنڈری سورسز کے اندر انسائکلوپیڈیاز آتے ہیں, ٹیکسٹ بکس آتی ہیں, نیوز پیپرز ہیں, سٹوریز ہیں,
जो हम जनरेशन टू जनरेशन पास करते जा रहे हैं, एक से दूसरी को पास बात आती है और दूसरी से तीसरी के पास, तो वो कहानियाँ जो हैं वो नस्ल दर नस्ल चलती जा रही हैं। सो ऐसे सोर्सेज जो होते हैं इनको हम सेकेंडरी सोर्सेज कहते हैं। और जब इन सोर्सेज को हम एवेल्युएट करते हैं तो एवेल्युएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। अब एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या है? जब हम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो ये ऑथेंटिसिटी ऑफ सोर्स की बात करते हैं। ऑथेंटिसिटी ऑफ सोर्स कि क्या जो डॉक्यूमेंट है, जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, वो ऑथेंटिक है। तो क्या उसके अंदर जो ज़बान इस्तेमाल की गई या जो राइटिंग स्टाइल जो है वो इस्तेमाल किया गया, वो उस पीरियड के बारे में बयान कर रहा है कि जो पीरियड इन क्वेश्चन है। ऐसा तो नहीं कि आपने खत जो है वो कैलिब्री फॉन्ट में बना लिया और जिस दौर का आपने वो कैलिब्री फॉन्ट का खत बनाया उस दौर में कैलिब्री फॉन्ट मौजूद ही ना हो। सो ऐसी सूरत में जब हम किसी भी सोर्स के ऊपर बात करते हैं तो उस सोर्स की ऑथेंटिसिटी को जब हम देखते हैं तो वो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म की सूरत में देखते हैं। बात आथर ने कहीं ऐसी बातें भी बयान की होंगी जो उस वक्त नहीं हुई होंगी तो बयान है, और हुई हैं तो नहीं बयान हुई होंगी। सो ऐसे हमें एविडेंस मिल जाएंगे कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद होंगी जो नहीं हुई और ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं होंगी जो हुई। सो ये तमाम जो बातें हैं ये हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी की जब बात कर रहे होते हैं, ये उसकी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के साथ अलग रखता है। इसी तरह से क्या ऐसी चीज़ों के बारे में, इसी वाक़यात के बारे में या ऐसी जगहों के बारे में उसने रिपोर्ट किया जो उस वक़्त कोई जानता ही नहीं था, उस पीरियड के दौरान कोई उन चीज़ों को जानता ही नहीं था और उसने बयान कर दिया। सो उस कोई नहीं जानता था और उसने बयान कर दिया, और जिसको हर कोई जानता था उसको बयान ही नहीं किया। सो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि उस प्राइमरी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी के ऊपर हरफ आ जाता है। इसी तरह से जब इंटरनल क्रिटिसिज्म के ऊपर बात होगी तो वहाँ पर किसी भी मालूमात की हम एक्यूरेसी के ऊपर बात करेंगे, किसी टेक्स्ट के ऊपर और टेक्स्ट के सोर्स के ऊपर या विद इन टेक्स्ट आर सोर्स। सो टेक्स्ट और सोर्स के जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, उसकी बात है। सो आफ्टर द सोर्स इज ऑथेंटिकेटेड इट आस्क इफ द सोर्स इज एक्यूरेट। सो वाज द राइटर आर क्रिएटर competent, honest and unbiased? How long after the event happened until it was reported? Does the witness agree with other witness? सो ऐसी सूरत में हम इंटरनल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। सो ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और इंटरनल क्रिटिसिज्म जो मैंने आपके सामने बयान किया। फिर डेटा एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर। कोई ऐसा तरीका हम इख्तियार करते हैं कि जिसके ज़रिए से जो बहुत बड़ी अमाउंट में जो डाटा है उसको कहीं ना कहीं हम सेंसेबल बनाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें से काम की चीज़ जो है वो निकालते हैं। सो उसके लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं उसमें हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं, तमाम के तमाम टेक्स्ट को स्टडी किया जाता है और स्टडी करने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, इसको हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। इसी तरह से पैटर्न्स और थीम्स जो है वो बनाए जाते हैं, किसी भी कंटेंट के अंदर कोई चीज़ कितनी दफ़ा जो है वो पेश की जा रही है। सो उस चीज़ को सामने रखते हुए फिर उस कंटेंट में से पैटर्न जो है वो अखज़ किए जाते हैं और पैटर्न अखज़ करने के बाद उनको कोडिंग सिस्टम के तहत की कोडिंग की जाती है और उसके बाद उसको क्वांटिटेटिव डेटा की सूरत में लाके उसकी वैलिड इंटरप्रिटेशंस की जाती है। तो पैटर्न और थीम्स जब हम बनाते हैं तो उन पैटर्न और थीम्स को हम कोडिंग सिस्टम के तहत टैलीज की सूरत में ले आते हैं कि कौन से पैटर्न जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ इस कंटेंट के अंदर। सो उसको टैलीज लगा दी जाती हैं और जब टैलीज लग जाती हैं पूरे टेक्स्ट की तो फिर उनको जब काउंट करते हैं तो वही जो हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा है उसको हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में ले आते हैं ताकि हम उसकी वैलिड इंटरप्रिटेशन जो है वो कर सकें। अब हिस्टोरिकल रिसर्च की टाइप्स कितनी हैं? सो यहाँ हिस्टोरिकल रिसर्च की 4 टाइप्स जो है वो आपके सामने बयान की गई हैं। सो पहली जो टाइप है हिस्टोरिकल इवेंट रिसर्च है। अब हिस्टोरिकल इवेंट रिसर्च में कोई भी किसी भी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के ऊपर कोई भी वाकया,
कोई भी सिचुएशन और सिनारियो जो वकूअ पजीर हुई, जब उसको एग्जामिन करते हैं तो वो हिस्टोरिकल इवेंट रिसर्च होती है, और ये बड़े शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम के लिए वकूअ पजीर होने वाले वाक़या के बारे में होती है। इसी तरह हिस्टोरिकल प्रोसेस रिसर्च है, एक ख़ास वक़्त के अंदर, एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कैसे और क्यों कोई सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है वो वकूअ पजीर हुए, जब इन चीज़ों को अनफोल्ड किया जाता है तो ऐसी रिसर्च को हम हिस्टोरिकल प्रोसेस रिसर्च कहते हैं। तीसरी जो है वो क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव रिसर्च है। तो क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव रिसर्च जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सोशल सेटिंग्स के अंदर या ग्रुप्स के अंदर, ख़ास तौर पर जब हम क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव रिसर्च करते हैं तो उसमें हम यूजुअली कंट्रीज़ को हम कंपेयर कर रहे होते हैं, किसी एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ तकाबली जायज़ा ले रहे होते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि 1947 में ही पाकिस्तान बना, 1947 में ही इंडिया बना। तो दोनों अब किस सतह तक पहुंच गए, दोनों में मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं वो किस तरह से डेवलप होके आ गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो एक ही मौके पे आज़ाद हुए और फिर 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, तो 1971 में बांग्लादेश और 1971 में पाकिस्तान, वहाँ से यहाँ 2022 में पहुँचते पहुँचते क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई और दोनों के सिस्टम किस तरह से डेवलप हुए। जब हम ऐसी रिसर्च करते हैं तो इसको क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव रिसर्च कहते हैं, और इसमें पास्ट के बारे में ही डिस्कस हो रही है। तमाम जो इवेंट्स हैं, तमाम जो मसाइल हैं, तमाम जो सिस्टम्स हैं, उनको पास्ट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है और उनको स्टडी किया जा रहा होता है। और इसी तरह से कंपैरेटिव हिस्टोरिकल रिसर्च है। कंपैरेटिव और हिस्टोरिकल रिसर्च जो है ये हिस्टोरिकल प्रोसेस रिसर्च और क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव रिसर्च, इन दोनों की कम्बिनेशन से ये कंपैरेटिव हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो बन जाती है। इसके ज़रिए से हम काज़ल प्रोसेसेस को फिर समझने की कोशिश करते हैं। काज़ल प्रोसेसेस के जो वकूअ पजीर हो रहे हैं किसी ख़ास ग्रुप के अंदर, और फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं जनरल हिस्टोरिकल पैटर्न्स को क्रॉस द ग्रुप। ऐसी रिसर्च होती है वो कंपैरेटिव हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाती है। अब हिस्टोरिकल रिसर्च की कमज़ोरियाँ कौन सी हैं? तो हिस्टोरिकल रिसर्च को जब हम देखते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो बायसनेस है। हम हिस्टोरिकल सोर्सेज को इंटरप्रेट करते वक्त बायस्ड हो जाते हैं। बादशाह जो हैं वो तलवार के जो नोक है उसके नीचे बैठ के अपनी हिस्ट्री लिखवाते हैं। इसी तरह से हम जब सोर्स को इंटरप्रेट करते हैं तो ऐसी सूरत में वो टाइम बहुत हमारा सर्फ हो जाता है। सो सोर्स को इंटरप्रेट करना वेरी टाइम कंज्यूमिंग है। फिर सोर्सेज जो हैं वो हिस्टोरिकल मटीरियल की बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती हैं। हमने वो कहाँ से डाटा लेना है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। आपको बाज़ अदारे जो हैं वो डाटा ही नहीं देते, डाटे का असूल जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से एक्सटर्नल वेरिएबल्स के ऊपर कंट्रोल जो है वो नहीं रहता। एक्सटर्नल वेरिएबल्स, आपने डाटा लेना है तो डाटा लेते वक्त बाज़ लोगों की जो इन्फ्लुएंस है, बाज़ लोग जो हैं वो डाटा देने को तैयार नहीं है, बाज़ लोग जो हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देनी है तो वो इंफॉर्मेशन सही नहीं देते। सो एक्सटर्नल वेरिएबल्स जो हैं उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत बड़ी बड़ी कमज़ोरियाँ हैं हिस्टोरिकल मेथड की। जो इसी वजह से हमारे यहाँ जो माजी कहलाते वाक़यात हैं उसके बारे में जब हम देखते हैं तो लोगों की जो राय है बड़ी डिवाइडेड हमें मिलती है, बड़ी तकसीम हुई राय हमें मिलती है। और वो इसी वजह से है कि कहीं पे भी जो हिस्टोरिकल सोर्सेज को सही अंदाज में बयान ही नहीं किया गया होता। फिर इसकी जो स्ट्रेंथ भी हैं कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड है ये बड़ी एक गैर मुतज़लज़ल अंदाज में होने वाली रिसर्च है। ऐसी रिसर्च कि जो बड़ी अग्रेसिव अंदाज में हो। अनअब्ट्रसिव मतलब जो होता है वो गैर मुतज़लज़ल अंदाज में जब हम रिसर्च की बात कर रहे होते हैं, और ऐसी रिसर्च जो जिसको हम कहते हैं कि ये बड़ी हम्बल अंदाज में है, बड़ी मॉडेस्ट अंदाज में है, बड़ी सबड्यूड अंदाज में जो रिसर्च हो रही होती है, इसको हम कहते हैं ये अनअब्स्ट्रसिव रिसर्च है। इसी तरह से ये रिसर्च ट्रेंड्स एनालिसिस के हवाले से बहुत बेहतर है। उन ट्रेंड एनालिसिस को देखते हुए हम फ्यूचर के बारे में पेशगोई जो है वो कर सकते हैं। और फिर इसमें कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि जिसमें रिसर्चर सब्जेक्ट इंटरेक्शन हो। मेरा उस सब्जेक्ट के साथ, मेरा उस
جو پرابلم انڈر اسٹڈی کے ساتھ میرا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. سو ڈائریکٹ تعلق نہ ہونا جو ہے اس وجہ سے اس ریسرچ کے اندر جو ریزلٹس ہیں وہ بہتر سمجھے جاتے ہیں، ایسے ریزلٹس کے جو کہیں نہ کہیں مستقبل کے لیے ہمیں رہنما اصول جو ہے یا ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں. عزیز طلباء، امید ہے کہ اس ٹاپک کے اندر کور کیے گئے تمام تصورات کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب نئے سیشن میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ. اللہ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو.